मित्रों, आप सबका प्रेस वार्ता में स्वागत है। अभी भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन मेंबरशिप करने का निर्णय किया है और हमने लक्ष्यांक रखा है कि देश भर में से 10 करोड़ नागरिकों को हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएंगे। उसी के तहत मेरा देश भर का दौरा हो रहा है। आज तेलंगाना का दौरा भी मेंबरशिप ड्राइव के रिव्यू और उसको गति देने के लिए। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने 35 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्यांक रखा है और मैं आशा करता हूं कि तेलंगाना की जनता इस लक्ष्यांक को सिद्ध करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग करेगी और अच्छा प्रतिसाद मेंबरशिप ड्राइव को अभी मिल रहा है। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पाकर केंद्र में सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में चल रही है। इस चुनाव अभियान में तेलंगाना में भी हमें करीब 22% वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन समर्थन में काफी बढ़ोतरी की। चुनाव अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें लोगों के सामने रखी थी, उन बातों के क्रियान्वयन के लिए सटीक तरीके से केंद्र सरकार सक्रिय है। काफी चीजें समाप्त कर ली गई है, काफी चीजों की शुरुआत हो गई है और काफी वायदे जो हमने किए थे उसको पूर्ण करने के लिए रोड मैप बनाने का काम समाप्त हो चुका है। और 7 ही महीनों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश में एक विश्वास का वातावरण खड़ा किया है और अब देश के लोगों को लगता है कि बदलाव आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई पर तुरंत कंट्रोल करेंगे। यूपीए की सरकार 10 साल तक रही, महंगाई पर काबू नहीं आया था। महंगाई का थोक सूचकांक लगभग 6.5 से 7.5 के बीच में रहा करता था, जो अभी अक्टूबर महीने का थोक सूचकांक 0% के आसपास पहुंचा है। मैं मानता हूं कि पिछले 20 साल के महंगाई सूचकांक के इतिहास में सबसे नीचा स्तर है। 7 महीने में 10 से ज्यादा बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम किया गया है। उसके कारण आम जनता में काफी राहत की भावना खड़ी हुई है और इसके कारण हर वर्ग के देश के नागरिक के महीने के बजट में 1500 से 3500 रुपये तक की बचत हुई है। मैं मानता हूं ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को धन जन योजना का विचार लोगों के सामने रखा था। आजादी के इतने दशक के बाद भी लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं है।
उसको अर्थतंत्र के विकास के दायरे में लाने के लिए, अर्थतंत्र के साथ जोड़ने के लिए एक पहल की गई और 15 अगस्त को घोषणा होने के बाद सितंबर में ही जन धन योजना इंप्लीमेंट करने की काम शुरू किया गया। और मुझे आप लोगों को बताते हुए आनंद है कि करीब 10 करोड़ बैंक अकाउंट इस 7 महीने के अल्प कालावधि में खोलने में सरकार को सफलता मिली है। और इसके साथ ही ये 10 करोड़ लोगों को 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा का फायदा भी सरकार ने पहुंचाया। 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए, बेरोजगारी का जवाब ढूंढने के लिए मेक इन इंडिया का नारा लाल किले की प्राचीर पर से दिया था। और घोषणा के एक ही महीने में मेक इन इंडिया योजना को बनाकर आज भारत सरकार ने अमली जामा पहना दिया है और उसको काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उसके साथ बेरोजगार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए आजादी से अब तक जो तवज्जो नहीं दी गई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक नई रचना की है और उसमें एक फुल टाइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है और राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कर नीचे स्तर कर ब्लॉक स्तर तक स्किल डेवलपमेंट के काम को पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। आदर्श ग्राम योजना हर सांसद और हर विधायक एक गांव को गोद ले और उसको आदर्श ग्राम बनाने का प्रयास करे। इस तरह की कार्य योजना बनाकर हर जिले में 5-7 गांव मॉडल गांव बने और उसके अनुसार बाकी के गांवों में भी ग्रामीण विकास का काम शुरू हो, इसके लिए बड़ी अच्छी सफलता मिली है। हमारे आने से पहले यूपीए की सरकार की उनके कार्यकाल में विश्व व्यापार संगठन की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक फैसला हुआ था, सैद्धांतिक फैसला हुआ था, जिसको उस वक्त की भारत सरकार ने स्वीकार किया था कि हम किसानों की जो पैदावार है उसको सपोर्ट प्राइस से नहीं खरीद सकते। मगर जो सैद्धांतिक फैसला हुआ था उसको अमली जामा पहनाने का काम और समय केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया कि जिस देश में आज भी 65% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हो, उस देश में देश के किसानों को सपोर्ट प्राइस न देना वो वाजिब नहीं है और देश के किसानों के साथ धोखा है। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत सरकार ने एक स्टैंड लिया कि हम किसी भी कीमत पर किसानों को सपोर्ट प्राइस देना बंद नहीं करेंगे, चाहे हम विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बने या न बने। और मुझे कहते हुए आपको आनंद हो रहा है कि विश्व व्यापार संगठन ने भारत की इस शर्त को माना है और अब हम WTO का हिस्सा भी बनेंगे और हमारे किसानों को सपोर्ट प्राइस भी दे सकेंगे। देश के किसानों के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। काले धन पर नकेल कसने के लिए सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में पहला प्रस्ताव काले धन पर SIT बनाने का लिया गया। अलग अलग देशों से, अलग अलग बैंकों से 700 से ज्यादा अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन आकर भारत सरकार में पड़ी थी और उस पर 1.5 साल से ज्यादा समय से यूपीए सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। एक ही महीनों में ये 700 के 700 बैंक अकाउंट की डिटेल SIT को दे दी गई है और SIT अब इस पर कार्यवाही कर रही है।
काले धन को वापस लाने के लिए और उस पर रोक लगाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते आड़े आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक फोरम में जहां जहां मौका मिला काले धन पर दुनिया में आम सहमति बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है और मैं मानता हूं कि इस इनिशिएटिव के कारण आज दुनिया में एक आम सहमति का वातावरण काले धन पर बन रहा है। यूपीए सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त थी। 150 से ज्यादा मंत्री समूह बने थे, कोई फैसला नहीं होता था, हर मंत्री अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री था। ये सरकार आने के बाद सारे के सारे मंत्री समूह भंग कर दिए हैं। मंत्री अपने मंत्रालय का फैसला खुद करते हैं और नीति विषयक मामलों में प्रधानमंत्री कार्यालय उनका मार्गदर्शन करता है। देश में हर राज्य के प्लानिंग के लिए और देश के बजट के प्लानिंग के लिए जो योजना आयोग बना था वो कालबाह्य हो गया था, क्योंकि देश में देश का हर राज्य विकास की एक अलग सीढ़ी पर खड़ा है। गुजरात के लिए जो योजना अनुकूल है वो योजना झारखंड के लिए नहीं हो सकती, वो योजना तेलंगाना के लिए नहीं हो सकती। तो देश में विकास का प्लानिंग अब अलग तरीके से करने की समय की एक मांग थी। इसके अनुरूप योजना आयोग को बंद कर नीति आयोग बनाने का फैसला किया गया है और उसमें योजना बनाने के स्तर पर, नीति विषयक फैसला लेने के स्तर पर राज्यों की भागीदारी को, हिस्सेदारी को तय किया गया है। मैं मानता हूं जब योजना बनाते वक्त ही राज्य अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से योजना का प्रारूप बनाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में काफी सरलता होगी और ये देश के प्लानिंग के इतिहास में बहुत बड़ा फैसला है। अब तक प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही टीम इंडिया के रूप में जाना जाता था। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और सारे राज्यों की मुख्यमंत्री एक ऐसी नई टीम इंडिया की कल्पना देश के सामने रखी है और मैं मानता हूं कि ये देश के संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। देश में 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहल की गई है, उसका टोकन बजटरी प्रोविजन भी किया गया है और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उस पर आगे बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत का अभियान भारत की जनता को स्वच्छता के संस्कार से संस्कारित तो करता ही है, उसके साथ भारत सरकार और राज्य सरकार उसको लॉजिकल एंड पर ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब आयोजन के अंदर प्रोविजन करने की पहल की है। इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर 2019 तक भारत को एक स्वच्छ देश बनाने में ये सरकार काफी आगे बढ़ी है। देश के अंदर जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना है, एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है, इसका असर अब आंकड़ों में भी दिखाई पड़ता है। एनडीए सरकार जब गई और यूपीए सरकार आई तब हमने 8.6% की दर पर विकास दर को छोड़ा था और जब 10 साल यूपीए ने शासन किया और हमारे हाथ में फिर से शासन दिया तब 8.6 से विकास दर 4.6% पर गिरा और एक ही तिमाही में इस विकास दर को 4.6 से 5.7 पर ले जाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफलता मिली। गंगा अभियान देश की हर नदी को शुद्ध करने के लिए एक गाइडलाइन बनेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं और गंगा शुद्धि अभियान के लिए 3 मंत्रालय बनकर उसकी कार्य योजना बना रहे हैं। देश के रक्षा क्षेत्र में देश की तीनों सेनाओं की जरूरियातों के लिए आपूर्ति में काफी समय से लिपापोती चल रही थी। जितनी भी जरूरियात थी तीनों सेनाओं की
उसके सबके टेंडर निकालने का काम और ऑर्डर देने का काम 7 ही महीनों में इस सरकार ने फाइनल किया है। और मैं मानता हूं आने वाले 10 साल तक सेना की आपूर्ति के लिए जो फैसले लेने थे वो 6 महीने के अंदर लेकर इस सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी अग्रिमता जो है वो लोगों के सामने रखी है। 24 घंटा बिजली हर घर में पहुंचे, इसके लिए प्लानिंग हुआ है। उत्पादन और वितरण ये दोनों क्षेत्र के अंदर भारत सरकार पहल करेगी और घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार उसमें पहल करेगी। गुजरात और मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली पहले से पहुंच गई थी। अब भारत सरकार ने राजस्थान के साथ भी एमओयू किया है और 1 साल के अंदर राजस्थान में भी 24 घंटा बिजली हर घर में पहुंच जाएगी। बाकी सब राज्यों से भी चर्चा कर हर राज्य की योजना बनाने का काम बिजली मंत्रालय ने आगे लिया है। भारतीय परंपरा के अंदर दवाई बगैर के इंसान की कल्पना की गई थी और वो यौगिक क्रिया के आधार पर हर व्यक्ति निरामय रहे, स्वस्थ रहे, उस दिशा में हमारी सालों से, हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने इस पर चिंतन कर एक यौगिक क्रिया का विकास किया था। प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में इस यौगिक क्रिया का वर्णन कर पूरी दुनिया इसका फायदा ले सके, इस हेतु एक योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। बहुत कम समय में 170 से ज्यादा देशों ने इसमें सहमति दी है और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि 21 जून को अब यूएनओ विश्व योग दिन के रूप में मनाएगा और भारतीय संस्कृति के विश्व में परिचय देने के लिए बहुत बड़ा फैसला हुआ है। जहां तक विदेश नीति का मामला है, कूटनीतिक मामलों में हिंदुस्तान ने इस 7 महीने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। सभी पड़ोसी देशों का दौरा लगभग समाप्त कर लिया गया है। हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान के हित उसको आगे रखते हुए सबके साथ अच्छे संबंध की एक नई विदेश नीति का आगाज ये मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी जहां पर भी गए, वो चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, नेपाल हो, भूटान हो, फिजी हो या ब्रह्मदेश हो, हर जगह पे बहुत अच्छी आवभगत हुई, अच्छा स्वागत हुआ है। वहां की जनता और वहां की सरकार जो हिंदुस्तान को सम्मान मिलना चाहिए उस तरह का सम्मान दिया है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं कि सम्मान जो मोदी जी को मिला है ये 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मिला है और हिंदुस्तान की 125 करोड़ की जनता को मिला है। दुनिया में हिंदुस्तान, दुनिया में भारत का जो स्थान होना चाहिए वो स्थान पर पहुंचाने के लिए 7 महीने में बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं अच्छी पहल हुई है और अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। कॉल ब्लॉक, बीमा क्षेत्र, लैंड एक्विजिशन और अब खदान के लिए ऑर्डिनेंस लाकर रुकी पड़ी हुई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का और उसमें तेजी लाने के लिए सरकार ने अहम फैसले किए हैं। मैं मानता हूं कि 7 महीने के अंदर इतने सारे क्षेत्र को एड्रेस कर जनता के अंदर एक पॉजिटिव माहौल खड़ा करना, एक विश्वास का वातावरण खड़ा करना और जनता को देश के विकास के साथ जोड़ने का काम करने में मोदी सरकार सफल हुई है। और इसी के कारण चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद जितने भी चुनाव आए सब में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो। समय से सूची केंद्र सरकार उस पर जांच नहीं कर रही थी। हमने पहले ही दिन एसआईटी की रचना करी और उनको जांच के लिए 700 अकाउंट की डिटेल दे दी है और जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम के अंदर उसको जो सहयोग चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर भी काफी काम हुआ है। मैं मानता हूं कि काले धन पर आजादी के बाद कोई 6 महीने में सबसे ज्यादा काम हुआ है तो इस बार हुआ है। बाद में अब नहीं, अब आप बाद में
ड्राइव पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी में डिसग्रंटलमेंट है कि पुराने लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता है, तो सारे नए नए लोगों को लाकर उनको बड़े बड़े लेवल्स पे पोस्ट दिए जाते हैं। और सेकेंडली शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस का डिमांड है कि शिरोमणि अकाली दल से नाते तोड़े जाएं, क्योंकि एक तरफ से आप टेररिस्ट की बातें करते हैं और दूसरी तरफ इसी पार्टी से आप जुड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एनडीए में कौन हो वो कांग्रेस का कार्यक्षेत्र नहीं है, वो फैसला हम खुद करेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, वो काम मुझ पर छोड़ दीजिए। नए लोग हमेशा आते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा, मगर पार्टी बड़ी होना हम सबके लिए आनंद का विषय है। सर, एक बताइए। नहीं, मिस्टर राहुल, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जहां तक ओवैसी जी का कमेंट है, मैं नहीं मानता कि मुझे ओवैसी के कमेंट पर कोई कमेंट करना चाहिए। अब सुनिए तो, घर वापसी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सो कॉल्ड सभी सेक्युलर दल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे, फोर्सफुल कन्वर्जन बंद करने के लिए, कानून बनाने के लिए। मगर बहुत दुख की बात है, एक भी सो कॉल्ड सेक्युलर दल आज तक आगे नहीं आया है कि कन्वर्जन रोकने के लिए, फोर्सफुल कन्वर्जन रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। और मैं तो मीडिया को भी अपील करता हूं कि आप जरा सो कॉल्ड सेक्युलर दल को पूछिए कि वो क्यों आगे नहीं आ रहे कन्वर्जन बंद कराने के लिए। फोर्सफुल कन्वर्जन कानून से बंद होगा या मीडिया की चर्चा से बंद होगा? देश मीडिया में चलाना है या कानून में से चलाना है? देश को अगर संविधान से चलाना है तो फोर्सफुल कन्वर्जन रोकने के लिए एक मजबूत और ठोस कानून की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर है। सर, घर वापसी प्रोग्राम जो है उसका पहले से ही आगाज हो चुका था, पहले से ही चल रहा था, और कहीं ना कहीं बीजेपी के खुद कुछ एमएलए और एमपी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पता आपको ये नहीं चलता कि खुद इससे बीजेपी की इमेज डैमेज हो रही है। देखिए, जहां तक बीजेपी की इमेज का सवाल है, स्वाभाविक रूप से कोई एमएलए या एमपी इस तरह के बयान देता है तो बीजेपी को नुकसान होता ही है। मगर काफी लोग नए चुनकर आए हैं, हम करेंगे। और मैंने कई बार कहा है कि सबने बोलने में संयम रखना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। ना जी, नहीं करे। गवर्नमेंट अपने रास्ते पे फमली चल रही है साक्षी महाराज मीडिया के लिए। हम हमारे रास्ते पे मजबूती से चल रहे, मैंने बताया ना। कहां साक्षी महाराज आता है इसमें? तो सुनिए तो, ये साक्षी महाराज का व्यक्तिगत बयान है जिससे बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा रिसर्च बढ़ाइए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वेंकैया जी ने पहले दिन कह दिया हम कानून लाने के लिए तैयार है, आप समर्थन होजिए। सुनिए अब, समर्थन करिए सरकार की। एक मिनट सुन तो लीजिए भाई, आप जवाब देने देंगे या नहीं देने देंगे? सरकार की ओर से कौन जवाब कब देगा वो सरकार का फैसला है, एक बात। और ये सारे जो बिल है इसका कन्वर्जन से कोई लेना देना है क्या? कॉल ब्लॉक से कन्वर्जन अटकेगा? पहले मेरी बात सुनिए ना, कॉल ब्लॉक से कन्वर्जन अटकेगा? ये विकास को रोकना चाहते हैं, इसलिए पार्लियामेंट स्टॉल कर बैठे हैं, विकास रुकेगा नहीं। और ऑर्डिनेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया है। हमें 6 महीने में उसका रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, हम कर लेंगे, आप चिंता मत करिए।
देश का विकास कोई भी रोकना चाहेगा, नहीं रुकेगा। सर, तेलंगाना में पार्टी न बढ़ने के लिए कारण क्या है? 1 सेकंड, शिवशंकर, तेलंगाना में पार्टी न बढ़ने के लिए कारण क्या है सर? वो तेलंगाना में पार्टी न बढ़ने के लिए कारण क्या है? आप क्या दिशा निर्देश किया? पार्टी न बढ़ने के लिए मैं नेगेटिव कभी नहीं सोचता। पार्टी बढ़ाने के लिए हमारी कोर टीम ने आज भी रणनीति बनाई, आगे पर भी बनाएंगे। और आप देख कर रहिएगा कि 4 साल में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी मुख्य पॉलिटिकल फोर्स, मेन पॉलिटिकल फोर्स बनकर है। एक सेकंड, देखिए मेरे पास पूरे डिटेल नहीं है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं बिहार यूनिट से किसी का कमेंट मांगे तो जो ज्यादा अच्छा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। 22 बिल पास हो चुके हैं। पहले करेक्ट करिए, सिंगल लेजिस्लेशन में 22 बिल पास हो चुके हैं। अब आगे बोलिए आप। देखिए, राज्यसभा में आंकड़े राज्यों की असेंबली से बनते हैं। हमारी सरकार आने के पहले राज्यसभा का फैब्रिक है, नई असेंबलियों का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं कि हमें अच्छे से काम करने के लिए असेंबली में भी जनता मैंडेट देगी और जब जल्दी ही राज्यसभा का भी नंबर बदलेगा। अमित जी इधर एक मिनट। अभी तक मुझे किसी ने डिमांड नहीं कहा है। मैं मीडिया से बात नहीं करता, मतलब मीडिया के माध्यम से बात नहीं करता। अभी फिर भी हमारे साथ रखे डिमांड। अमित जी अरे तुम बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातचीत चल रही है। एक विचित्र प्रकार का मैंडेट है तो स्वाभाविक फॉर्मेशन में थोड़ा समय, आंकड़े नहीं है आपके पास, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो सरकार, अरे कोई इश्यू को लेकर नहीं, स्पष्ट बहुमत नहीं है तो चर्चा हो रही है भैया। अभी जी 370 को आपके मीडिया की स्पेस के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं बनती है, तालमेल से बनती है। अमित जी, बीजेपी शुरू से 370 को खत्म करने की बात कर रही है, जबकि राम जेठमलानी बोले वो उसको खत्म नहीं कर सकते। अब जब इलेक्शन वहां पर हो चुके हैं और 2 पार्टियों के बीच में है, तो इस सिलसिले में आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से हमारे एजेंडे में 370 है। सवाल ये है कि हमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, हमें सरकार बनानी है। बाकी की पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें जो चर्चा होगी वो फाइनल करके हम इसको छिपा नहीं सकते, देश के सामने रखना ही पड़ेगा। मगर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, क्या रखे? अरे भैया, अभी किसी पार्टी से बातचीत ही नहीं हुई। सर, आपके सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल साहब जो है वो बेअंत सिंह के हत्यारों को उनकी सजा माफ करने के, 13 आतंकवादियों की सजा माफ करने की बात, भारतीय जनता पार्टी इससे सहमत नहीं है। सर, बीजेपी राम मंदिर, अमित जी कहां पर? हमारे आने से पहले इंक्वायरी चालू हो चुकी थी भैया, आपके पास डेटा नहीं है। सर, अमित जी बीजेपी, अमित जी चले बैठ जाए, अमित जी बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अमित जी बीजेपी राम मंदिर प्रॉमिस फॉरगॉट व्हेन इट इज बोल्ड। राम मंदिर नहीं प्रॉमिस फॉरगॉट, बीजेपी नहीं भूले भैया। सर, और भूले भी हो गए तो आपने रिमाइंड करा दिया, अच्छा किया। सर, तेलंगाना में टीडीपी से अलायंस करते नहीं करने, सर ये तेलंगाना में टीडीपी से अलायंस करे चुनाव में, पहले चुनाव में, अभी टीडीपी से अलायंस है नहीं? अब लोकल यूनिट निर्णय करेगा, नए चुनाव जो आते हैं स्थानीय यूनिट इस पर निर्णय करेगा। Sir, will this be a program only for membership or any big
leaders from other parties joining into BJP. Are you taking anybody from Andhra or Telangana? आज तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। मेरे जानकारी के शुद्ध रूप से संगठनात्मक प्रोग्राम है और आप लोगों से बातचीत करने का। We are hearing big names like Kiran Kumar Reddy, Botha आज Saxena, किसी का etc. ज्वाइन करने का प्रोग्राम नहीं है। कल पूछेगा। In Delhi elections, will you project someone as chief CM candidate, sir? In Delhi elections. नहीं, अभी तय नहीं हुआ हम प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, हम सेपरेट पार्टी है ही। हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। हम इससे अलायंस को कोई असर नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को एक्सपांड करने का अधिकार है और हम हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी एक्सपांड करें। देखिए, जनता परिवार इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता परिवार में से जनता निकल गई है, सिर्फ परिवार रह गया है। तो परिवार तो है उनका, हम क्या कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, ये सर्वथा निराधार आरोप है और मैं इस आरोप का सिरे से खंडन करता हूं। भारत सरकार हर राज्य के साथ समान व्यवहार कर ही काम करेगी। G70 खत्म करने की इतनी मेजोरिटी नहीं है। हमारा प्रयास यही है, मैं ऐसा करता हूं होगी। आप ऐसा मानती है कि मैं मेरी रणनीति यहां कह दूंगा? किसको? आपको दिया है ऑफर? हमें तो कोई ऑफर अब तक नहीं मिला भैया। ना, मैं यहाँ का बहुत अच्छे से प्लानिंग किया है और 12 जनवरी से हर बूथ में मेंबरशिप ड्राइव चलने वाला है और स्वामी विवेकानंद के दिन से मेंबरशिप ड्राइव फुल स्विंग में चलेगा और इसका डिटेल प्लानिंग एक लीडरशिप ने किया है। मैं बहुत संतुष्ट। 35 लाख मेंबर, 35 लाख मेंबर बनाना। ऐसी चीजों की चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होती है बेटा। टीआरएस एमपी को ये चर्चा नहीं होती है, पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम चर्चा करेंगे ना, और कोई निर्णय होगा तो जरूर आपको बताएंगे। निर्णय होगा तो बताएंगे। इधर टीआरएस एमपी को सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट में आने के लिए तैयार है बोल के स्वच्छ भारत में सीएम केसीआर का डॉक्टर कविता में स्वच्छ भारत ब्रांड एम्बेसडर लिया बोल के न्यूज आ रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कैबिनेट में आने के लिए तैयार है बोल रहे, आपके लिए रेडी है फॉर्म लेने के लिए। वो अगर कोई ऑफिशियल उनका मैसेज आएगा तो उसको पूछेंगे। अब तक तो आपके माध्यम से ही समाचार आ रहे हैं। चलिए मित्रों, धन्यवाद। और मेरा आप सबसे एक अपील है, एक मिनट जरा इधर आ जाइए सब लोग। मेरा आप सबको अपील है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हिस्से को भी थोड़ा सा भी छापिएगा। धन्यवाद।